इन दोनों बातों से घर का वातावरण शुद्ध हुआ, पेरेंट्स का मन भी पॉजिटिव हुआ। आपका बच्चा स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पढ़ नहीं पाता है, इसलिए आप बच्चे को डांटते रहते हैं और उसके पीछे परेशान रहते हैं। इसलिए आज मैं, राधिका श्रॉफ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपका बच्चे को डांटते रहना या फिर उसका स्कूल में परफॉर्म करना? अगर बच्चे को डांटने के पीछे आपका मेन मोटिव यही है कि बच्चा पढ़ाई करे और स्कूल में अपना नाम ऊंचा करे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, बच्चों को डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका स्कूल में परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा। एक दिन एक पेरेंट ने मुझे कांटेक्ट किया। वे अपने 8 साल के बच्चे को लेकर काफ़ी परेशान थे। कारण था बच्चे का पढ़ाई में कमज़ोर होना। जब उनसे बातचीत की गई, उस दौरान ये पाया गया कि उनके अकॉर्डिंग उनका बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता था और वो जानबूझकर पढ़ाई लिखाई को अवॉइड करता था। जब आगे बातचीत बढ़ाई गई तो ये पता चला कि बच्चा उनसे कई बार कम्युनिकेट कर चुका था कि मैं कोशिश तो करता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता है। इसके जवाब में उसके पेरेंट्स उसे डांट देते थे और उस पर सवालों की बारिश कर देते थे। क्या समझ नहीं आ रहा है? अभी तो समझाया है, कब से समझा रहे हैं, तुम्हें समझ कैसे नहीं आता है? तुम ना बस बहाने बनाते हो, तुम तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तुम तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो। उस बच्चे के घर में ये स्टेटमेंट बार बार दोहराई जाती थी और बच्चा यही बात अपने स्कूल में भी सुनता था। उसके टीचर्स हर बार उससे यही कहते थे कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो, और वे जब भी उसके पेरेंट्स से बात करते थे उन्हें भी यही बात सुना देते थे कि आपका बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो जानबूझकर ध्यान नहीं देता है, वो कुछ समझना ही नहीं चाहता है। अनफॉर्चुनेटली बड़ों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि इस स्टेटमेंट के बार बार दोहराए जाने से घर और स्कूल दोनों का ही वातावरण नेगेटिव हो रहा था। उसमें नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही थी जो काफ़ी थी उस बच्चे के कोमल मन पर बहुत से नेगेटिव बिलीव्स बैठाने के लिए। जब बच्चे के साथ काम किया गया तो ये पता चला कि बच्चा कॉग्निटिव ट्रायड में फंसा हुआ था। कॉग्निटिव ट्रायड का मतलब है 3 चीज़ों के बारे में नेगेटिव बिलीव्स होना, अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में। वो बच्चा अपने बारे में ये सोचता था कि मैं तो डफर हूँ, दूसरों के बारे में वो ये सोचता था कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, और अपने फ्यूचर के बारे में वो ये सोचता था कि मुझसे तो पढ़ाई होगी ही नहीं और मैं आगे कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मुझसे कोई काम नहीं होगा। ये कॉग्निटिव ट्रायड हर व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। ये वो जाल है जिससे डिप्रेशन जैसी कंडीशंस वर्स हो जाती है। अब ज़रा सोचिए, वो महज एक 8 साल का बच्चा, उसका हर दिन हर पल क्या हाल होता होगा। और दूसरी ओर एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरे मन में भी एक और सवाल था कि ये स्टेटमेंट दोहराई जानी कब शुरू हुई? जब बहुत कोशिश करने के बाद भी जब बच्चा स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाया, वो पढ़ाई नहीं कर पाया, तो क्या वजह थी? वो रूट कॉज क्या था जिसने इतनी सारी दिक्कतों को जन्म दिया था? इस सवाल का जवाब ढूंढा गया और इसका पता लगा। असेसमेंट करने के बाद हमें ये पता चला कि वो बच्चा अबव एवरेज आईक्यू का था। हम में से बहुत से लोग, जैसे मैं और आप, जनरली एवरेज आईक्यू के होते हैं। उस बच्चे का अबव एवरेज आईक्यू के होने का मतलब है कि वो 8 साल के बाकी बच्चों से ज़्यादा होशियार था, उनसे ज़्यादा समझदार था, पर फिर भी उसे एकेडमिक्स में दिक्कतें आ रही थी। इसका एक कारण है, वो है डिसलेक्सिया। जी हाँ, उस बच्चे को डिसलेक्सिया है, जिसकी वजह से वो कहीं भी कोई भी शब्द लिखा हुआ देखता है तो वो उसका ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो उस शब्द को पढ़ नहीं पाता और उसे कुछ समझ नहीं आता। अगर एकेडमिक्स की बात की जाए तो एक स्टूडेंट से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? एक तो ये कि टीचर क्लास में कोई भी कंसेप्ट समझाने के लिए बोर्ड पर लिख रहे हो तो बच्चा उस शब्द को पढ़े और समझे। दूसरा ये कि बच्चा अपनी किताबों को पढ़े, और तीसरा ये कि नोटबुक्स में और एग्ज़ाम पेपर्स पे क्वेश्चंस पढ़कर उनके आंसर्स लिखे। अब वो बच्चा पढ़ नहीं सकता,
तो उसको लिखने में तो दिक्कतें आएंगी ही। ये तीनों एक्सपेक्टेशंस बच्चे को डिस्ट्रेस पहुंचा रही थी, पढ़ाई को उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल बना रही थी, और खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए वो पढ़ाई लिखाई को अवॉइड करता था। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम का रूट कॉज। अब इसका सल्यूशन कैसे किया गया, आइए जानते हैं। अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हुए मैंने पेरेंट्स को डिस्लेक्सिया के बारे में बताया। बच्चे को जो डिस्लेक्सिया की वजह से दिक्कतें आ रही थी उनके बारे में उन्हें साइको एजुकेट किया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उस कॉग्निटिव ट्रायड को तोड़ना जिसमें वो बच्चा फंसा हुआ था। अब ये किया कैसे गया? घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाकर। अब ये कैसे किया गया? जो पेरेंट्स की स्टेटमेंट थी कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो, इसको रिप्लेस किया 2 स्टेटमेंट से। एक तो ये कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और दूसरी ये कि स्कूल में तुम्हारी सफलता निश्चित है। ये 2 स्टेटमेंट्स, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और स्कूल में तुम्हारी सफलता निश्चित है, इन दोनों बातों से घर का वातावरण शुद्ध हुआ, पेरेंट्स का मन भी पॉजिटिव हुआ, और ये पॉजिटिव एनर्जी वो स्कूल में भी रेडिएट कर पाए जब वो अकोमोडेशंस और मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करने गए। अब सवाल ये उठा था कि ये पॉजिटिव एनर्जी का असर बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करेगा, क्योंकि डिस्लेक्सिया तो कहीं जाने वाला है नहीं। बच्चे को रीडिंग और राइटिंग में दिक्कतें हैं ही और रहेंगी, लेकिन उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार कैसे हो? इसके लिए सबसे पहले ये देखा गया कि वो बच्चा एक्चुअली कर क्या सकता था। ऑब्वियसली वो लिखा हुआ पढ़कर समझ नहीं सकता था, पर वो बोला हुआ सुनकर ज़रूर समझ सकता था, और उसका जवाब वो बोलकर दे सकता था। उसके इसी स्किल को एकेडमिक्स में यूज़ किया गया। जब भी क्लास में उसे कोई भी कंसेप्ट समझाया जाता, तब वो उसे लिखकर नहीं, बोलकर समझाया जाता। बच्चा होशियार तो है ही, उसने फौरन उन सारे कंसेप्ट्स को कैच कर लिया, और उसके जितने भी एग्जाम्स लिए गए सभी ओरल लिए गए, कुछ भी उसे लिखवाया नहीं गया। और रही बात रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी की, उसे इंक्रीज भी तो करना है। तो बच्चा मेरे पास 6 महीने काउंसलिंग में रहा, और फिर मैंने फोकस किया फाउंडेशन स्किल्स पे। बच्चा अक्षर भी नहीं समझ पाता था, तो मैंने सबसे पहले अक्षर से स्टार्ट किया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे शब्दों पे, फिर सेंटेंसेस पे आए, तो उससे बच्चे की पढ़ने लिखने की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ती गई। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? पेरेंट्स ने मुझे फिर से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे न्यूज़ दी कि बच्चे का स्कूल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है, और वो बच्चा पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और अपनी विलिंगनेस शो करता है कि पढ़ना लिखना सीखना है। वो रीडिंग और राइटिंग सीखने के लिए आतुर रहता है। सच, हमारे मुख से निकला हुआ एक एक सकारात्मक शब्द पूरे वातावरण को और किसी की ज़िंदगी को कितना बदल कर रख देता है। हमारे सोचने की और कर्म करने की दिशा को कितना मार्गदर्शन देता है, कितना पॉजिटिव बनाता है। ये पॉजिटिव एनर्जी हमें सफलता के शिखर तक ज़रूर पहुंचाती है। तो ये था मेरा अपना अनुभव, और मेरा ये अनुभव हम सबके लिए एक संदेश है। घर घर में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को बोल तो देते हैं कि अपने रूम में जाओ और पढ़ो, पर बच्चे चाह कर भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, वो एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ पाते। इसका कारण है उस कमरे में ही नहीं, उस घर में प्रिवेल हो रही वो नेगेटिव एनर्जी जो इन स्टेटमेंट से आती है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, वो पढ़ाई को लेकर सीरियस ही नहीं है। ज़रा अपनी स्टेटमेंट्स को रिप्लेस करके देखिए, अपने घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना कर देखिए। ये पॉजिटिव एनर्जी अपना काम ज़रूर करेगी। और अगर आपको भी कोई कंसर्न है अपने बच्चे को लेकर, तो आप अपने आसपास काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ज़रूर सीख कीजिए। और फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वर्चुअल सर्विसेज देंगे। और यदि मेरा ये अनुभव आपके लिए लाभदायक हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर एक घर और हर एक स्कूल तक पहुँचे और हर बच्चे का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। स्कूल में ही नहीं, लाइफ में भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करें। हम ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे जो पूरे समाज को साइको एजुकेट करती रहेंगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।